जय हिंद। जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर संविधान सभा लिखा हुआ है। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि किसी भी देश या राज्य को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। इसी तरह से भारत को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी और उसे बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, इसे आज के हम वीडियो में समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं संविधान सभा। संविधान सभा जो है, इसका मांग सबसे पहले 1934 ईस्वी में एम.एन. राय के द्वारा किया गया कि हमें संविधान सभा बनाना चाहिए और अंग्रेज़ों के द्वारा इसे संविधान सभा का गठन किया जाए, जिससे हम लोग अपने संविधान को बना पाएँ। तथा सेकेंड बार में 1935 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसका गठन हुआ, जबकि इसके 3 साल बाद जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के मांग किए 1938 में। इस प्रकार से 3 बार संविधान सभा का मांग हो चुका था, परंतु ब्रिटिश के कान में जू तक नहीं सुनाई देती थी। आगे 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। उसके बाद ब्रिटिश को हमारी ज़रूरत पड़ती है। आगे हम नेक्स्ट पेज पर देख, तब ब्रिटिश अगस्त प्रस्ताव को लेकर भेजते हैं 1940 में। तब संविधान सभा बनाने के लिए विचार किया जाएगा, इस बात को लेकर अगस्त प्रस्ताव आता है और ये बोलता है कि डोमिनियन स्टेट दी जाएगी अगर भारतीय हमें द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देंगे तो। किंतु अगस्त प्रस्ताव के जवाब में महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया जाता है और यह अगस्त प्रस्ताव विफल हो जाता है। इसके बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है और यह भी क्रिप्स प्रस्ताव उसी तरह से भारतीयों को लालच देता है कि यदि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में उनका साथ देंगे तो राज्यों की स्वायत्तता दी जाएगी तथा वायसराय परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ा दी जाएगी। और उसमें यह भी बात कहा गया कि एक बार काउंसिल का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी होंगे, लेकिन कांग्रेस इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद गांधी जी भी इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा और जवाहरलाल नेहरू ने भी इस प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक शब्द जोड़ दिया। अंततः क्रिप्स प्रस्ताव भी असफल हो गया। इस प्रकार से हम देखेंगे तो अगस्त प्रस्ताव भी 1940 में आया था, यह भी असफल हो गया। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भी असफल हो गया। तब तक द्वितीय विश्व युद्ध का 3 साल बीत चुका था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वो एंड हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। इसके बाद क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं और एक घोषणा करते हैं कि 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे और इसी प्रस्ताव को लेकर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। जैसे कि हम पीछे देखेंगे तो सबसे पहले 1934 में एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जबकि 1938 में जवाहरलाल नेहरू तथा 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हो जाता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है तथा 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से 1946 में क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं और ये कैबिनेट मिशन को, यानी अपने कैबिनेट मंत्रियों को भेजते हैं, जिसमें 3 मंत्री आते हैं भारत में, जिसमें जिनका नाम के से याद रखेंगे, की से क्रिप्स, जबकि ए से अलेक्जेंडर हो गया और एल से लॉरेंस। इसका नेतृत्व लॉरेंस के द्वारा किया जाता था। और एक कैबिनेट मिशन जब आता है तो 2 काम होती है। एक अंतरिम सरकार का गठन 1946 में कर दिया जाता है, जो कि अंतरिम सरकार 1946 से 51 तक चलती है, जबकि एक संविधान सभा का गठन होता है। और इस संविधान सभा का जो गठन हुआ वो जिस प्रकार से राज्यसभा का चुनाव होता है उसी प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का चुनाव हुआ। और यही संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार दोनों एक ही थी, जबकि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनके कार्य करने का जो शैली था वो एक ही दिन में अलग अलग इनका टाइम होता था। जब ये संविधान सभा के तौर पर काम करते थे लोग, तो इनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते थे, जबकि संसद के तौर पर जब काम करते थे तो इनके अध्यक्ष जी.बी. मालवंकर हो जाते थे। इस प्रकार से
कैबिनेट मिशन के आने के बाद अंतरिम सरकार और संविधान सभा का गठन हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे और देखेंगे तो जब अंतरिम सरकार का गठन होता है उसमें अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग विभाग बनाया जाता है और उन विभागों को अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा सौंप दिया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट अगर हम देखेंगे तो जैसे कि हम बताए हैं कि लॉरेंस इनकी अध्यक्षता कर रहे थे कैबिनेट मिशन का, तथा उपाध्यक्ष के पद पर या प्रधानमंत्री के पद पर जवाहरलाल नेहरू 1946 से 51 तक बने रहे। 1951 में चुनाव हुआ प्रत्यक्ष रूप से, जबकि अंतरिम सरकार में गृह मंत्री के तौर पर सरदार पटेल थे तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों सम्मिलित ही रूप से था। जबकि रेल मंत्री के तौर पर अरुणा आसफ अली थे, जबकि रक्षा मंत्री बलदेव सिंह तथा उद्योग मंत्री के तौर पर जॉन मथाई थे। आगे हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। उसके बाद संविधान सभा के जो गठन हुआ था उसमें टोटली 389 सदस्य थे, जबकि महिलाएं 15 थी। उस गठन में B.R. अम्बेडकर के द्वारा मुंबई के सीट से लड़ा गया, किंतु उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से वे मुस्लिम लीग के सहयोग से बंगाल के जयसुर कुन्ना सीट से चुनाव जीतने में सफल हो गए। किंतु जब 1947 में भीमराव अंबेडकर का जयसुर कुन्ना से सीट खाली हो गया, क्योंकि उस समय भारत का बंटवारा 1947 में हो चुका था और 1946 में ही संविधान सभा का गठन हुआ था, जिस कारण भीमराव अंबेडकर हट जाते हैं संविधान सभा के सदस्य से। किंतु अगर हम संविधान सभा की अगर बात करें तो बिना भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा असफल हो जाएगा, जबकि इस संविधान का जनक या जननी भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। तो इसी कारण जब भीमराव अंबेडकर की फिर ज़रूरत पड़ती है तो मुंबई का सीट खाली करा करके और फिर से मुंबई से भीमराव अंबेडकर चुनाव को जीतते हैं तथा संविधान सभा के सदस्य हो जाते हैं। इसके बाद उसमें विभिन्न समितियां बनाई गई थी, जिनमें कि संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे तथा प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, जबकि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KN मुंशी और झंडा समिति के JB कृपलानी तथा राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। जबकि किसी भी प्रस्ताव को पारित कराकर अंतिम रूप से अगर जांच कराना होता था संविधान के किसी भी विषय को, तो वो प्रारूप समिति के पास जाता था और वही प्रारूप समिति के जो हेड थे वो भीमराव अंबेडकर थे। इसी कारण भीमराव अंबेडकर की जो भूमिका है वो संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में या संविधान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अंतिम रूप से उनके ही द्वारा जो भी पारित होता था उन पर अंतिम मुहर या हाँ भरनी होती थी तो वो भीमराव अंबेडकर का होता था। संविधान सभा में जो भी निर्णय लिए जाते थे वो सहमति के आधार पर ले लिया जाता था, न कि सर्वसहमति के आधार पर। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें सबसे सीनियर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, जबकि BN राव उस समय के ICS अधिकारी थे। इन्हें सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। ICS अधिकारी वो होता था जो इस समय अभी IS अधिकारी होता है। इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास करके ICS अधिकारी उस समय लोग बनते थे, तो उन्हें सलाहकार नियुक्त कर दिया जाता है। जबकि द्वितीय बैठक इसकी 11 दिसंबर 1946 को होती है और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। जबकि जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी उसमें मुस्लिम लीग के द्वारा इसे बहिष्कार कर दिया गया था तथा इसमें अस्थायी अध्यक्ष द्वितीय बैठक 11 दिसंबर को इसके 2 दिन बाद इन्हें चुन लिया जाता है और 13 दिसंबर को उस समय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हम देखते हैं तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित करा लिया जाता है। जो उद्देश्य प्रस्ताव अभी प्रियम्बल प्रस्तावना हो गया है, जिसे हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण बोलते हैं। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है और इस दिन जब तक संविधान बना उस समय तक, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि 389 सदस्यों का चुनाव हुआ था, जिसमें से जब बंटवारा हो गया, क्योंकि संविधान सभा का गठन तो 1946 में हुआ था
और उसमें 389 सदस्य हुए थे, जिसमें से 15 महिला थी। किंतु जब बंटवारा हुआ तो इसमें से 299 सदस्य ही बचे हुए थे। बाकी जो पाकिस्तान के थे वो पाकिस्तान के समर्थन में चले गए। उसके बाद जब तक संविधान बनने में समय लगा, 2 बरस 11 महीना 18 दिन, उस समय तक इसमें केवल 284 सदस्य ही बचे हुए थे, जिनमें 8 महिलाएं थीं। और इन्हीं 284 लोगों में 8 महिलाएं सम्मिलित थी, फीमेल 8 सम्मिलित थी। और इन्हीं लोग का साइन 26 नवंबर 1949 को जब हम लोग अंकित किए, आत्मअर्पित और अधिनियमित कर लिए अपने आप पर, उस समय 284 सदस्यों का साइन हुआ था। अब इसे हम समझेंगे कि 26 नवंबर 1949 को जब लागू हो गया, संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया, तो इसे हम 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किए और इस दिन हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो इसे लागू करने के पीछे रीज़न ये था कि हम स्वाधीनता दिवस 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और ये अधिवेशन दिसंबर माह में हुआ था और उसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। और अध्यक्षता करते हुए अपने आप को उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग पूरी जोर शोर से उठाई थी उसी लाहौर अधिवेशन में। और उनमें उन्होंने ऐलान कर दिया पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए कि हर घर तिरंगा लहराना है। अगले वर्ष जो जनवरी आ रहा है उसके लास्ट संडे को हर घर तिरंगा लहराना है और स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाना है, यानी कि अपने आप को खुद के अधीन कर लेना है। और इसी बात पर जोर देते हुए उन्होंने लोगों के अंदर ये जोश भर दिया कि हम लोग स्वाधीन हैं, किसी के अधीन नहीं है, अब कोई हम लोगों को किसी से आज़ादी की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। और इसी के अवसर पर हम लोग स्वाधीनता दिवस उस समय जो लास्ट संडे हुआ था वो 26 जनवरी के हुआ था और हम लोग उसी दिन से 1930 से स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। और इसे जब हम लोग का संविधान बना तो ये दो माह पहले ही 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। किंतु उस समय देखा गया कि तो संविधान दिवस अगर हम 26 नवंबर को बनाते हैं तो अगले 2 माह बाद ही 26 जनवरी आ जाता है। और 26 जनवरी को भी छोड़ना नहीं था, क्योंकि लोगों की भावनाएं जो थी वो 17-18 बरस से हम लोग मनाते हुए आ रहे थे, तो इसे छोड़ना भी नहीं उचित था, क्योंकि लोगों को रग रग में यह स्वाधीनता दिवस जो बस गया था। इसी कारण इसे 2 माह तक डिले कर दिया गया और इसे अंकित यानी कि अलंकृत हम लोग उसी दिन 26 नवंबर को ही कर लिए। सिर्फ अगर लागू पूछेगा तो हम लोग लागू किए थे 26 जनवरी 1950 को। इसी कारण इसे 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। इसी दिन को याद रखने के लिए हम लोगों के द्वारा ही खुद बनाया गया जो संविधान था उसी के अधीन रहने के लिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।